दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया का अंत आ चुका है। चारों तरफ सिर्फ मौत और खामोशी है और इंसानों की जगह सड़कों पर ज़ॉम्बियों का राज है। ऐसी हालत में अगर आपके पास बचने का सिर्फ एक ही मौका हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने डर, अपने अतीत और अपने सबसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? यही कहानी हियर अलोन में दिखाई गई है। कहानी एक सुनसान और शांत जंगल से शुरू हुई, जहां चारों ओर सन्नाटा फैला था। ना कोई आवाज थी, ना मशीनों की गड़गड़ाहट, बस प्रकृति की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं। यहीं हमें अना नजर आई, जिसके चेहरे पर किसी तरह का कीचड़ लगा था। वो कई दिनों से इसी जंगल में रह रही थी। उसके पास अब भी एक कार थी जिसमें कैंड फूड रखा था और यही खाना इन दिनों उसका एकमात्र सहारा था। अब कहानी कुछ समय पहले की है, जब एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। इसने आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया था। जो लोग बच गए उनमें से कई डरावने और खतरनाक जीव बन गए थे, जो सामने आने वाले किसी भी इंसान का शिकार कर देते थे। इसी वजह से आना को मजबूर होकर दूर इस जंगल में आना पड़ा। लेकिन वो हमेशा अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका छोटा सा परिवार भी था, पति जैसन और उनकी छोटी बेटी। जैसे ही उन्हें वायरस की खबर मिली, तीनों ने अपना सामान पैक किया और जंगल की तरफ भाग आए। ये जगह उनके घर के पास थी और जैसन इस इलाके को अच्छी तरह जानता था। शुरुआती दिनों में जैसन की समझदारी और अनुभव ने उन्हें जिंदा रखा। उसने अना को जंगल में सर्वाइवल के सारे तरीके सिखाने शुरू कर दिए। जानवरों का शिकार कैसे करना है और खतरे के समय हथियार से खुद को कैसे बचाना है। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि हर दिन हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। अब तो जानवर भी मुश्किल से मिलते थे और ये देख जैसन के मन में हमेशा एक डर रहता था। अगर उसे कुछ हो गया तो कम से कम अना को अपनी और बेटी की जान बचाना आना चाहिए। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उनकी बेटी बीमार पड़ गई। ये देखकर जैसन ने तय किया कि वो पास के किसी घर में जाएगा ताकि दवाई और खाना ला सके। फिर अना बेटी की देखभाल में लग गई और जैसन के लौटने का इंतजार करने लगी। एक दिन बीत गया और रात हो गई, लेकिन जैसन का कोई पता नहीं चला। अब अन्ना का दिल घबराने लगा। उसने बेटी को कार के अंदर सुरक्षित बंद किया और अकेले ही जैसन को खोजने निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद अन्ना को जमीन पर जैसन की लाश मिली। ये नजारा देखकर वो अंदर तक हिल गई। जैसन के हाथ में अब भी वही दवाई और खाना था जो वो बेटी के लिए लाया था। ये देखकर अन्ना की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से वो सामान उठाया और जैसन का अंतिम संस्कार किया। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका खाना जल्दी खत्म होने लगा। अब सब कुछ संभालना अन्ना के हाथ में था। उसने बेटी को फिर कार में बंद किया और अकेली ही जंगल में खाने की तलाश में निकल गई। अब कहानी फिर वर्तमान में लौट आई, उसी जंगल में जहां से ये शुरू हुई थी। अना अब भी जिंदा थी, अब भी जीने के लिए लड़ रही थी। वो जंगल में चलती हुई जानवरों की गंदगी इकट्ठा कर रही थी, पेड़ों की जड़ों को खोदकर कीड़े ढूंढ रही थी, बस ताकि एक दिन और जिया जा सके। अना के पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन जो था वही उसकी जिंदगी का सहारा था। एक हाथ में वो एक किताब रखती थी जिसमें दुनिया के लगभग हर पेड़ पौधे की जानकारी थी। इस किताब से उसे पता चलता था कि कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा जहरीला। चलते चलते आना को एक पेड़ पर लाल जामुन जैसे फल दिखे। उसने उन्हें तोड़ा और खाने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसे उल्टी होने लगी। फिर थोड़ी देर में उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। जमीन पर लेटी हुई उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में साफ दिख रहे थे कि अब उसका जीने का हौसला टूट रहा है। एक और पल में हमने उसे अपना पेशाब जमा करते हुए देखा। उसने अपने कार को भी जानवरों की गंदगी से ढक दिया था ताकि उसकी गंध मिट जाए और जंगल में घूम रहे खतरनाक जीव उसका पता न लगा सकें। अना कार के अंदर बैठी थी। उसके पास एक म्यूजिक प्लेयर था जिसे वो कभी कभी अपनी बेटी की याद में गाने सुनती थी। अगली सुबह अना जंगल में लगाए अपने फंदों की जांच करने गई, लेकिन उसमें कोई जानवर नहीं फंसा था। ये देखकर वो परेशान हो गई। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा था। वो जानती थी कि जिंदा रहने के लिए तुरंत कुछ करना होगा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, पास के घरों में जाकर खाना ढूंढना। लेकिन वहां सबसे बड़ा खतरा था, ज़ॉम्बीज़। निकलने से पहले अना ने खुद को हल्का सा काटा और एक कप में अपना खून जमा किया। फिर अपनी गंध छिपाने के लिए शरीर पर जानवरों की गंदगी लगा ली और हथियार हाथ में लेकर वो निकल पड़ी। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। उसके पास सिर्फ 4 गोलियां बची हैं, जिन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। थोड़ी देर बाद आना एक घर के पास पहुंची। वहां उसने अपना म्यूजिक प्लेयर लटकाया, उस पर खून लगाया और फिर म्यूजिक चालू कर दिया ताकि आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उस तरफ आ जाएं। जैसे ही उनका ध्यान भटका, आना पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी, जितना खाना उठा सकती थी उठाया और जल्दी से निकलने लगी। योजना सफल हो रही थी, लेकिन बाहर निकलते समय उसका पैर डस्टबिन से टकरा गया। तेज आवाज से ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ने लगे। घबराकर अना जितनी तेज भाग सकती थी भागी, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका कपड़ा फेंस में फंस गया, जिससे उसका पेट बुरी तरह कट गया और खून बहने लगा। खून की गंध पाकर ज़ॉम्बीज़ और तेजी से उसका पीछा करने लगे। जान बचाने के लिए अना ने अपने ऊपर पेशाब की बाल्टी उंडेल दी ताकि उसकी गंध मिट जाए। फिर वो पानी में उतरकर जल्दी से अपना घाव बांधने लगी और वहां से निकल पड़ी। लेकिन कार तक पहुंचकर जब उसने बैग खोला तो देखा कि रास्ते में उसका ज्यादातर कैंड फूड गिर चुका था।
बिना समय गवाए वो खाना वापस लेने के लिए लौट पड़ी। सड़क पार करते समय उसकी नजर एक घायल आदमी पर पड़ी जो जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके पास एक छोटी लड़की भी खड़ी थी। लड़की का नाम ओलिविया था और वो आदमी क्रिस था। उस आदमी के सिर पर गहरी चोट थी। शुरू में एना को डर लगा कि शायद वो वायरस से संक्रमित हो, लेकिन ध्यान से जांच करने पर उसने देखा कि ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। तो एना ने दोनों की मदद की और उन्हें अपने कैंप में ले आई। शुरू में एना ने सोचा कि क्रिस ओलिविया का असली पिता है, लेकिन ओलिविया ने बताया कि वो उसका सौतेला पिता है। फिर एना ने उन्हें अपनी कार में सोने की पेशकश की, लेकिन ओलिविया ने कहा कि वो क्रिस के साथ टेंट में रहकर उसकी देखभाल करना चाहती है। एना ने समझा और उन्हें टेंट में आराम करने दिया। अगली सुबह एना जल्दी उठी और ओलिविया से बात करने लगी। उसे पता चला कि दोनों साउथ से आए हैं और अब नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। रात में क्रिस को होश आ गया। उसे जागते देख ओलिविया का चेहरा खुशी से चमक उठा। एना ने धीरे से क्रिस से पूछा कि क्या वे सच में नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। क्रिस ने हाँ कहा और बताया कि उसे लगता है वहाँ वायरस नहीं फैला है। फिर कैंप को देखते हुए क्रिस ने कहा कि एना ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी बोला कि ये जगह किसी की लालच की वजह से उसके लिए खतरा भी बन सकती है। फिर उसने पूछा कि क्या कार का टैंक भरा है। एना ने झूठ बोला कि कार में पेट्रोल नहीं है। ये सब सुनकर एना के मन में बेचैनी होने लगी। उसे शक होने लगा कि कहीं क्रिस की मदद करके उसने गलती तो नहीं की। वो उन्हें मुश्किल से जानती थी और अगर क्रिस और ओलिविया उसका सारा सामान ले गए तो ये ख्याल उसके मन में धीमे धीमे झर की तरह उतरने लगा। तभी क्रिस फिर बोला। उसने कहा कि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता और उसने एना का उसकी चोट में मदद करने के लिए धन्यवाद किया। उसने कहा कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसका आभारी रहेगा। फिर थोड़ी चुप्पी के बाद उसने अपना दर्दनाक राज बताया। उसकी पत्नी भी संक्रमित हो गई थी। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। कई दिनों तक उसकी चीखें सुनाई देती रहीं और जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने उसकी पीड़ा खत्म कर दी। शाम ढलते समय एना ने क्रिस और ओलिविया को झील के पास देखा। वे पानी में खेल रहे थे, हंस रहे थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर एना को सुकून नहीं मिला, बल्कि उसका मन और भारी हो गया। वो बस दूर से उन्हें देखती रही। उसे उनके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। उनका रिश्ता पिता और बेटी जैसा नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद झील किनारे मछली पकड़ते हुए एना और क्रिस में फिर बात हुई। बातचीत के दौरान एना ने क्रिस से कहा कि वो थोड़ा शांत और सीरियस रहे, लेकिन क्रिस को उसका लहजा पसंद नहीं आया। उसे लगा कि एना उसके प्रति बहुत सख्त हो रही है। उस रात क्रिस ने एना से पूछा कि उसने उसे इस तरह शांत रहने के लिए क्यों कहा था। एना ने गहरी सांस ली और बोली कि यहाँ सबकी जिंदगी खतरे में है। फिर उसकी आंखों में अपने खोए हुए परिवार का दर्द साफ झलकने लगा। ये देखकर क्रिस कुछ पल चुप रहा और फिर बोला कि वो उसकी बात समझता है। अगली सुबह ओलिविया के बर्ताव में कुछ अजीब लगने लगा। वो बार बार क्रिस को ऐसे देखती जैसे उसके लिए मन में कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन साथ ही एना की मौजूदगी से उसे जलन भी होने लगी। बाद में जब क्रिस ने यूं ही पूछा कि एना कहाँ है तो ओलिविया अचानक भड़क गई और बोली कि उन्हें यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द नॉर्थ की ओर जाना चाहिए। क्रिस ने शांत होकर कहा कि बिना एना को बताए वो नहीं जा सकते। उसने हमारी मदद की, हमें खाना दिया और वो यहाँ अकेली है। कम से कम उसे पूछना तो जरूरी है कि क्या वो भी हमारे साथ चलना चाहती है। ये सुनकर ओलिविया और भी नाराज हो गई, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उसी दिन एना ने देखा कि क्रिस चुपचाप कुछ खाने के डिब्बे अलग रख रहा है जो उसने उन्हें दिए थे। एना ने पूछा, ये क्यों बचा रहे हो? क्रिस बोला, सफर में काम आएंगे, पता नहीं आगे हमें क्या मिलेगा। एना ने कहा, फिर 2-4 डिब्बे और ले लो। लेकिन क्रिस ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हें इनकी हमसे ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हारा सारा खाना नहीं ले सकता। अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ चलो। क्रिस की ये बात एना के दिल को छू गई। उसमें कुछ सच्चाई और अपनापन था जो उसे खींच रहा था। एक पल को उसने सोचा, लेकिन फिर नजर झुकाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जा सकती। उसने कहा कि ये जगह सिर्फ एक शेल्टर नहीं, बल्कि उसके पति और बेटी की यादों का घर है। वो यहीं खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करती है। समय बीतने के साथ एना और क्रिस के बीच अच्छा रिश्ता बनने लगा। वो साथ बैठकर खाना खाते, कहानियां सुनाते और साथ वक्त बिताते। लेकिन ये नजदीकी ओलिविया को खटकने लगी। एक दिन उसने क्रिस से पूछा, क्या तुम्हें एना इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी लगती है? क्रिस ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बस एना बहुत समय से अकेली है, इसलिए मैं उसके साथ समय बिताना रहा हूँ ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल सके। कुछ दिन बाद जब ओलिविया एना के साथ वक्त बिता रही थी तो दोनों खुलकर बातें करने लगी। तब एना ने अपने अतीत की कहानियां सुनानी शुरू की। बात करते करते उसे अपनी बेटी की याद आ गई और फिर हम अतीत में पहुंच जाते हैं। एक दिन एना ने अपनी बेटी को कार में सुरक्षित बंद किया और खाने की तलाश में निकल पड़ी। पास के एक घर में प्रवेश करते ही उसे अचानक एक ज़ॉम्बी औरत नजर आई। एना ने बिना देर किए गोली चला दी और उसका खून एना के कपड़ों पर गिर गया। लेकिन एना को अंदाजा नहीं था कि ये खून उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता था। वो जल्दी जल्दी अपनी रोती हुई बेटी के पास लौटी और बिना कपड़े बदले उसे गोद में उठा लिया। लेकिन उस खून में मौजूद संक्रमण उसके कपड़ों से बेटी तक पहुंच गया। एना को अंदाजा भी नहीं था कि उसी पल उसने अपनी बेटी को मौत के रास्ते पर धकेल दिया।
इसके साथ ही कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। अब ओलिविया को अपने दिल की भावनाएं पूरी तरह समझ आ चुकी थीं और वो क्रिस से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हालात अब पूरी तरह बदलने वाले हैं। उस रात जब क्रिस और आना कार में अकेले थे, क्रिस ने फिर से उसे मनाने की कोशिश की। उसने नरमी से कहा कि अगर वो साथ चले तो नई जिंदगी शुरू हो सकती है। बात धीरे धीरे भावुक हो गई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो पूरी रात एक दूसरे की बाहों में सोए रहे। सुबह जब ओलिविया ने उन्हें साथ देखा तो उसका दिल टूट गया। बिना कुछ कहे वो चुपचाप सारा खाने का सामान उठाकर अकेली ही कैंप से निकल गई। थोड़ी देर बाद जब आना बाहर आई तो उसने देखा कि कार का ट्रंक खुला है और सारा खाना गायब है। ओलिविया का कहीं कोई नाम निशान नहीं था, तो दोनों समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय उन्हें किसी की चीख सुनाई दी और वे तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उधर ओलिविया जंगल में अकेली नॉर्थ की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक जंबी औरत आ गई। डर के मारे वो चीख पड़ी और वापस भागने लगी। तभी किस्मत से क्रिस वहां आ गया और उसके पास पहुंचा, लेकिन ज़ॉम्बी औरत ने उसे देख लिया और हमला कर दिया। क्रिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तभी आना भी आ गई और हथियार उठाकर मारने गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने गोलियां कैंप में ही छोड़ दी है। फिर भी उसने ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ। खतरा देखकर क्रिस ने आना के हाथ से हथियार छीना और ज़ॉम्बी से भिड़ गया। जोरदार लड़ाई के बाद उसने आखिर में उसे मार गिराया। फिर कहानी अना के दर्दनाक अतीत में लौट गई। उसकी छोटी बेटी अब इन्फेक्शन से जूझ रही थी। हालत हर घंटे बिगड़ रही थी। अना उसके पास बैठी बस रो रही थी और इलाज का कोई तरीका न मिलने पर अना ने भारी मन से एक फैसला किया। उसने एस्पिरिन की गोली पीसकर दूध में मिलाई और बेटी को पिला दी। कुछ ही देर बाद बेटी ने शांति से दम तोड़ दिया और अना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कहानी एक मोड़ पर आ गई। क्रिस ओलिविया के साथ जाने को तैयार था और आखिरी बार अना से बोला कि क्या वो भी चलेगी। पहले की तरह अना ने मना किया। तब क्रिस ने कहा, यहाँ अब कुछ नहीं बचा अना, तुम्हारा परिवार जा चुका है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये जगह अब बहुत खतरनाक हो चुकी है, तुम यहाँ अकेले जिंदा नहीं रह पाओगी। लंबे सन्नाटे के बाद अना ने उसकी बात मान ली। फिर उसने बताया कि उसके पास पर्याप्त फ्यूल है, लेकिन खाने का सामान बहुत कम है। इसलिए उन्होंने तय किया कि रवाना होने से पहले पास के एक आखिरी घर से जरूरी सामान ले आएंगे। तीनों उस घर की तरफ निकल पड़े। योजना के मुताबिक क्रिस सामने से ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएगा और आना और ओलिविया पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर खाना ले आएंगे। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे ही आना रसोई में पहुंची, ओलिविया ने पीछे से भारी चीज से उसके सिर पर वार कर दिया और आना बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। फिर ओलिविया ने सारा खाना उठा लिया और जाते जाते जोर से चीखने लगी ताकि ज़ॉम्बीज़ घर की तरफ आ जाएं और आना को मार दें। लेकिन ओलिविया से बड़ी गलती हो गई। वो अपने शरीर पर पेशाब नहीं डाल पाई ताकि इंसानी गंध छुप जाए। वो भागकर क्रिस के पास पहुंची और झूठ बोला कि आना मर चुकी है, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज़ उसकी गंध पकड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उधर अना धीरे धीरे होश में आई। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज़ पास आ रहे हैं, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने तुरंत पास रखा पेशाब का गैलन उठाया और अपने ऊपर उड़ेल लिया। फिर वो जंगल की तरफ निकल पड़ी और अपने कैंप की ओर लौटने लगी। लेकिन जैसे ही कैंप पहुंची, उसका दिल बैठ गया। ज़ॉम्बीज़ ने क्रिस और ओलिविया पर हमला कर दिया था। बिना एक पल गवाए अना ने गोलियां चलाकर एक एक कर ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसके पास सिर्फ एक गोली बची। अब वो सिर्फ एक को ही बचा सकती थी। कुछ दर्दनाक पल तक सोचने के बाद अना ने ओलिविया को बचाने का फैसला किया, लेकिन इस कोशिश में क्रिस ज़ॉम्बियों के हाथों मारा गया। फिर किसी तरह एना और ओलिविया वहां से जान बचाकर भाग निकलने में सफल रहे। भागते समय ओलिविया ने अना के कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसे समझ आ गया था कि उसने अना के साथ कितना बुरा किया था। दूसरी ओर अना का दिल भारी था। क्रिस अब इस दुनिया में नहीं था और एक बार फिर जिसे उसने अपनाया था, किस्मत ने उसे छीन लिया था और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।